history. Hello and welcome. I am Madhu Sharma. In this video, we will learn about first chapter of grade 6, when, where and how. In this chapter, we will learn about what is history. हम इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे चैप्टर से रिलेटेड हैं. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आवर पॉइंट इज़ व्हाट इज़ हिस्ट्री, कि हिस्ट्री क्या है. एज वी कैन सी कि हिस्ट्री जो है वो दो वर्ड से बना हुआ है. हिज स्टोरी, दैट मीन्स द स्टोरी ऑफ मैन. क्या कह सकते हैं हम कि इंसान की कहानी. तो जो हमारी हिस्ट्री है वो हमारे पास्ट में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में हमें बताती है. ये हमारे बारे में बताती है कि जो इंसान है वो कितना एज टू एज उसने अपने आप को कितना डेवलप किया है, उसने किस तरीके से अपने आप को पास्ट में रहता था वो, और कैसे उसने प्लांट्स को ग्रो किया है, कैसे फूड खाया उसने, किस तरह के बर्तनों को यूज़ किया, बर्तनों में उसने खाना बनाने के लिए उसको यूज़ किया, टूल्स यूज़ किए एंड वेपन्स ऑल्सो. इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो हिस्ट्री है वो पास्ट की ही स्टडी है. एंड जो हमारे स्कॉलर्स होते हैं जो कि स्टडी करते हैं पास्ट को, उन्हें हम हिस्टोरियंस कहते हैं. हमारे बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो कि स्टडी करते हैं पास्ट को, तो वो हिस्टोरियंस ही कहलाते हैं. एंड जो हमारी हिस्ट्री है वो उसको हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए, हमारे पास्ट को स्टडी करने के लिए ये जो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं वो मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, बिल्डिंग के जो रिमेन्स होते हैं उनको ही स्टडी करते हैं और उनके ही थ्रू वो पता लगाते हैं कि ये सब चीज़ें कितनी पुरानी हैं. यस, आगे हम बात करते हैं कि वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए. इसके लिए कुछ हमारे बेसिक रीज़न्स हैं. लाइक हिस्ट्री हमें बताती है जो हमारे ग्रेट मैन रहे हैं, जो महान इंसान रहे हैं, उनके लाइफ और डीड्स के बारे में बताती है. डीड्स मतलब उनके जो महान कार्य थे उनके बारे में बताती है. और जो हमारे बहुत सारे ऐसे ग्रेट टीचर्स थे, संत थे, लाइक गौतम बुद्धा, महावीरा, कबीर, इनके बारे में भी हमें हिस्ट्री बताती है. एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा हमें कि बहुत सारे ग्रेट एम्परर्स के बारे में भी बताती है. यस, हिस्ट्री हमें हमारे जो ग्रेट एम्परर्स रहे हैं, अशोका, अकबर, उनके बारे, महाराणा प्रताप, उनके बारे में भी हमें बताती है, उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में भी हमें बताती है. एंड द थर्ड पॉइंट इज़ हाउ द लैंग्वेजेस हैव डेवलप. येस, हिस्ट्री हमें बताती है कि जो हमारी लैंग्वेजेस हैं वो कैसे कैसे टाइम टू टाइम डेवलप हुई हैं. ये हमें क्लू देती है, प्रोवाइड करती है कि भाई उनके जो फूड था, जो उनका ऑर्नामेंट्स था, लोगों का जो उनका ड्रेसिंग स्टाइल था वो किस तरीके का था. एंड हमें हिस्ट्री बताती है हमारी जो हमारा प्रेजेंट है वो हम बिना हिस्ट्री को जाने, बिना पास्ट को जाने हम नहीं जान सकते. क्योंकि अगर हम बात करते हैं साइंटिफिक डिस्कवरीज़ की, दिस गोज़ ऑल द टाइम, क्योंकि ये हमेशा ही डिस्कवरी चलती रहती हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंटिस्ट आज ही डिस्कवरी कर रहे हैं. पुराने टाइम में भी, पास्ट में भी जो साइंटिफिक डिस्कवरीज चलती रहती थी. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पास्ट है हम उससे कनेक्ट रहकर ही अपने प्रेजेंट को जान सकते हैं. हम तभी अपने प्रेजेंट को बेटर वे में समझ सकते हैं. एंड एक और पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि हिस्ट्री जो है वो पुराने समय की जितनी भी जो घटनाएं हैं, जो इवेंट्स हुए हैं, उनके बारे में भी हमें जानकारी देती है. उन्हीं का ही एक कलेक्शन है हिस्ट्री, और वो हमें बताती है कि उस टाइम के जो लोग थे वो किस तरह से वो अपने कस्टम्स को फॉलोअप करते थे, ट्रेडिशंस को फॉलोअप करते थे, जो लोगों का विश्वास था दुनिया भर के, उन सब चीज़ों के बारे में हमें हिस्ट्री ही नॉलेज देती है. हिस्ट्री हमारा एक बहुत ही ग्रेट टीचर रहा है. एंड जो हिस्ट्री है, हम हिस्ट्री के थ्रू काफ़ी सारे लेसन्स को भी जान सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन कि हम आज के समय में अवॉइड करते हैं किसी भी वॉर को. क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि हमने बहुत सारे वॉर्स के बारे में पढ़ा है, जाना है हमने हिस्ट्री में, जिनकी वजह से लाखों लोग मरे हैं, बहुत सारा नुकसान हुआ है जान माल का. और इसी वजह से आज के समय में हम लोग इस वॉर को अवॉइड करते हैं. आई थिंक हर कंट्री अवॉइड करता है इस वॉर को. अब हिस्ट्री को हमें पढ़ना किस तरीके से है, हमें ये भी जानना ज़रूरी है. हिस्ट्री को हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उन्हें इसमें दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, 2 हेडिंग्स में, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री.
अब प्री हिस्ट्री अगर हम बात करते हैं, प्री हिस्ट्री वो वाला पीरियड होता है जिसके बारे में कोई रिटन इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि जो प्री हिस्टोरिक पीपल थे उनके को नहीं पता था कि भाई किस तरीके से लिखना है, पढ़ना है, तो वो अपनी ऑब्जर्वेशन को बिना रिकॉर्ड किए ही छोड़ गए। बट ऐसा नहीं है कि हमें उनके बारे में जानकारी नहीं मिलती, हमें उनके रिमेनिंग के थ्रू जो ब्यूरिड हैं उनके, चाहे वो पॉटरी है, चाहे वो बॉन्स हैं, या फिर वो टूल्स की अगर हम बात करें, जब हम उनको ज़मीन में से खुदाई करने पर जब वो हमें मिलते हैं तो उनके थ्रू हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। आगे बात करते हैं हिस्ट्री की। अगर हम हिस्ट्री को रेफ़र करते हैं तो ये वो पीरियड है जिसमें हमारे पास में रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, क्योंकि फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स वहाँ पर उस टाइम पर कोई पेपर नहीं था लिखने के लिए कि, और ना ही उस टाइम पे कोई पेन था अगर हम उस टाइम की बात करते हैं तो, लेकिन उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस को लिखा। वो उस टाइम का इंसान जानता था, हिस्ट्री का इंसान जानता था कि उसको कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है। उन्होंने उस टाइम पर स्टोन से लिखना शुरू किया, स्टोन पर लिखना शुरू किया, चाहे फिर वो शेप ऑफ स्किन, जो शीप्स की जो स्किन होती है या फिर गॉड्स की स्किन होती है, और फिर वो बाद में धीरे धीरे जैसे पेपर का इन्वेंशन हुआ उसके बाद उन्होंने पेपर पर भी लिखना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से उन्होंने अपने रिटन रिकॉर्ड्स भी बनाए जिनकी वजह से हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। अब ये जो हमारे जो ये उस टाइम के जो रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं हम इन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो एक वर्ड है, जो मेनू वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है, इट मीन्स बाय हैंड, दैट मीन्स जो कि हाथों से लिखा जाता है। अब जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज में हमें मिलते हैं, वो हमें काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में हमें मिल जाते हैं, चाहे वो अलग अलग स्क्रिप्ट्स के बारे में भी मिल जाते हैं हमें। एंड इसी वजह से हम इस तरह से हमें हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। सो हिस्ट्री को पढ़ने के तरीके के बाद में हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। आगे है टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या है? हिस्टोरियन ने हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, उसके टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए दो टर्म्स रखी हैं, BC एंड AD। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, दैट मीन्स बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज़ टेकन एज द डिवाइडिंग पॉइंट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट है उनके बर्थ से पहले का समय, उसे हम बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, दैट मीन्स BC बोलते हैं उसे। नेक्स्ट आती है हमारी टर्म AD, जो कि स्टैंड करता है इन एनो डोमिनी। इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, दैट मीन्स जो बर्थ, जो जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है उसके बाद का समय। इस दोनों को रेफ़र करने का मेन पर्पज़ ये होता है कि हमारा जितना भी पास्ट टाइम है उसको वो ठीक से एंड ईजीली तरीके से उन डेट्स को वो प्रॉपरली रख सकें, ताकि हम उस हिस्ट्री को समझ सकें। एंड इस तरीके से हमें पता चलता है कि हमारी जो टाइमलाइन है वो किस तरीके से वर्क करती है। आगे बढ़ते हैं कि जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क क्या होता है। अब जियोग्राफिकल फीचर जो किसी भी कंट्री के लिए बहुत इम्पैक्ट करता है वो उसकी हिस्ट्री को, जैसे कि हमारा जो हिमालय माउंटेन है, हमारा जो नॉर्थ में है, वो हमेशा से इंडिया को बाहर के जो इन्वेजन्स थे, जो अटैकर्स थे, उनसे हमें बहुत प्रोटेक्ट करता है, और ऊपर से हार्श वेदर से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। However, it was through the passes in the northwest that the invaders entered India in ancient time। हाँ, ये बात सच है कि बहुत सारे इन्वेडर्स थे जो कि एंशियंट टाइम्स में हमारे इंडिया में एंटर कर चुके हैं। लेकिन फिर भी जियोग्राफी जो फ्रेमवर्क होता है, जो जियोग्राफी फीचर होता है, वो किसी भी कंट्री की हिस्ट्री के ड्रामा पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अगर हम बात करते हैं जियोग्राफिकल फीचर्स क्या होते हैं, चाहे वो अगर हम बात करें कि अबेंडेंस ऑफ वाटर होता है, फर्टाइल सॉइल हो गई, प्लेन एरिया हो गया। अगर हम अपने जियोग्राफिकल फीचर्स के लिए बात करते हैं तो प्लेन ऑफ द गंगा जो है और जो इंडस का जो प्लेन है, ये एरिया एक बहुत ही क्रैडल बन गया था काफ़ी सारे किंगडम्स के लिए पास्ट में, और जो कुछ कंडीशंस थी जिनकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी सिविलाइजेशन फ्लॉरिश भी हुई। लाइक वही आ जाती हैं हमारी इसमें कंडीशंस कि भाई पानी बहुत अच्छा था वहाँ पे, सपोर्ट करता था लाइफ को, और आपको पता है, हम सभी को पता है कि लाइफ को सपोर्ट करने के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है हमारा
फर्टाइल सॉइल। अब फर्टाइल सॉइल अगर हमारी ज़मीन जो है फर्टाइल अगर होगी तो उसमें क्रॉप्स भी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है प्लेन एरिया के लिए भी हमने बात कर ली। अगर हम प्लेन एरिया हमारे पास में होगा तो देन वी कैन लिव देयर ईजीली। सो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो जो हमारी रिवर्स होती हैं ये एक मोमेंट्स का भी बहुत एक अच्छा कारण बन जाती थी उस टाइम पर, कि जो उनकी गुड्स थी, जो लोग थे वो वहाँ से अपना जो ट्रेड थे वो बहुत ही अच्छे से बोट्स के थ्रू, शिप्स के थ्रू बहुत ही ईजीली वो उनको यूज़ कर लेते थे। तो इस तरीके से काफ़ी सारे ऐसे हमारे साउथ इंडिया में भी जो किंगडम थे वो साउथ जो वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में रहते थे उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहा है हमारे इंडिया का, हमारा जो जियोग्राफिकल फीचर रहा है उनको फ्लॉरिश करने में, उनका ट्रेड को फ्लॉरिश करने में, कमर्शियल हो चाहे वो कल्चरल लिंक हो, चाहे वो किसी भी तरीके से दूसरी दुनिया से कनेक्ट करने के लिए या हम कहें कि दूसरे देश से कनेक्ट करने के लिए एक जियोग्राफिकल फीचर काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम बात करते हैं कि जो हमारी इंडिया का नाम किस तरीके से पड़ा। अगर हम बात करें कि नाम हमारे इंडिया का किस तरीके से पड़ा, भारत, आज हम सभी बोलते हैं इंडिया और भारत, चाहे वो कोई भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो हमारे जो ग्रीक्स के जो लोग आए थे, ईरान के जो लोग आए थे, जिन्होंने हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में एंटर किया थ्रू द नॉर्थ वेस्टर्न पासेस, वो इसको हिंदोस बोलते थे, इंडोस बोलते थे, जस्ट बिकॉज द रिवर्स नेम एंड, लेकिन फिर भी इंडस रिवर की वजह से हमारे जो कंट्री का नाम है वो इंडिया पड़ गया। एंड बट अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण अगर हम बात करते हैं, जो हमारी कंट्री है उसमें हम बात करते हैं कि जो नॉर्थ का जो ओशन है उसमें और जो साउथ में जो हिमालय हमारे जो कंट्री है, दैट मीन्स हमारा जो कंट्री है उसकी वजह से हमारे कंट्री का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो आगे बढ़ते हैं हमारे पॉइंट्स के लिए कि स्टडी के लिए। आगे हमारा पॉइंट आता है सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। हमारे को जो ये सोर्स होते हैं ये बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं। सोर्सेज को अगर हम बात करें तो 2 कैटेगरीज में इनको रखा गया है, लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल। जो ऑल रिटर्न वर्क्स हैं उनको हम लिटरेचर वर्क बोलते हैं एंड लिटरेचर वर्क को भी 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, रिलीजियस एंड सेक्युलर। अब रिलीजियस लिटरेचर क्या होता है? रिलीजियस लिटरेचर वो होता है जो कि रिलीजन से ही बिलीव करता है, दैट मीन्स धार्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, जो कि हमारे सैक्रेड लिटरेचर होते हैं, जिनको हम धार्मिक और पवित्र लिटरेचर हम उन्हें बोलते हैं। ये इंडो आर्यन की देन है हमारे। और जो ये ऑल द लिटरेचर्स आर रिटन इन संस्कृत। हमारे जितने भी लिटरेचर हैं, हमारे जो वेद हैं, वो सारे संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं और हमें ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देते हैं उस टाइम की सोशल एंड रिलीजियस लाइफ के बारे में, जो उस टाइम के जो आर्यन थे, जो उस टाइम के लोग थे, वो किस तरह की ज़िंदगी जीते थे। एंड वन मोर थिंग, हमारे जो 2 एपिक हैं, रामायण एंड महाभारत, जिन्हें हम सभी जानते हैं। रामायण जो कि हमारे को विश्वास करते हैं हम कि वो ऋषि वाल्मीकि जी ने लिखी थी एंड महाभारत ऋषि वेद व्यास जी ने लिखी थी। ये दोनों ही हमें एक बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं उस टाइम की पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ के बारे में, उस टाइम की सोशल कंडीशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। बुद्धिस्ट लिटरेचर जो कि पाली भाषा में और संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी, जो कि जताका टेल के नाम से भी जानी जाती हैं। जो जताका टेल्स हैं ये हमें लॉर्ड बुद्धा के बर्थ के बारे में और उनके बर्थ से पहले के बारे में हमें सारी जानकारी देती हैं। अगर हम रिलीजियस लिटरेचर के बारे में बात करें तो हम जैन धर्म को कैसे भूल सकते हैं। अगर हम जैन के लिटरेचर की बात करते हैं तो अर्धमगधी नाम का लिटरेचर है जो कि प्राकृत लैंग्वेज में है एंड इसके 12 अंगों को हमने जो एक उनकी बुक है, इसमें जो 12 अंगा जो कि रूल्स को कंडक्ट करता है जैन धर्म के, जिनको हम टीचिंग्स हैं जो तिरंतकारा की, जो उनके स्पिरिचुअल गुरुज थे, उनकी जो टीचिंग है वो इसमें अर्धमगधी में लिखी हुई है। तो आगे है आपका सेक्युलर लिटरेचर। सेक्युलर लिटरेचर वो होता है जिसमें हमारे जो पुराने लोगों की बायोग्राफी, ड्रामा, हिस्टोरिकल वर्क, जो फॉरेन ट्रैवलर्स जो हमारे यहाँ पर लोग आए थे, लाइक जो सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए आए थे और कुछ साल यहाँ पर अपने बिता कर के गए, वो
उनका अकाउंट्स जो होता है, उनकी जो किताबें हैं, उनसे भी हमें काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की, जो कि कौटिल्य ने लिखी थी, जिसे हम आज भी पढ़ते हैं, वो भी हमें काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करती है। हर्ष चरित्र के लिए अगर हम बात करें, बाना भट्टा ने लिखी थी, जो कि मगध के एक राज्य थे, हर्षवर्धन राजा थे हर्षवर्धन, उन्हीं की लाइफ स्टोरी है हर्ष चरित्रा। संगम टेक्स्ट के लिए अगर हम बात करें, जो कि तमिल की है, और तमिल के लाइफ के बारे में, वहाँ के जो पांड्या और चोला जो किंग थे, उनके बारे में हमें वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी हमारे पास में लिटरेचर हैं, जो कि चाहे अगर हम चाइनीज़ पिलग्रिम के बारे में बात करें, या फिर हम एडी हयुन टी सांग के बारे में बात करें, तो बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ पर यात्री आए थे, जिन्होंने अपनी बुक्स को लिखा और यहाँ की हमारे इंडिया की पॉलिटिकल सोशल लाइफ के बारे में उन्हें लिखा, और जिनकी वजह से हमें आज उनके बारे में और उस टाइम के बारे में जानकारी मिलती है। लिटरेरी सोर्सेज के बाद में हम आगे बात करते हैं अपने आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज़ की। आर्कियोलॉजिकल अगर डिस्कवरीज़ की हम बात करें, तो इसके थ्रू हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। उस टाइम के एंशिएंट लोगों की जो सिविलाइजेशंस थी, जो सिविलाइजेशन उस टाइम पे फ्लॉरिश हुई, जो उनका जिस तरीके से वो रहते थे, उनके जो टूल्स थे, किस तरीके के वो ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते थे, उन सब चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी। अब स्टडी आर्कियोलॉजिकल है क्या? स्टडी ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिज्म। अब दीज ऑब्जेक्ट्स इट मीन्स देयर बिल्डिंग्स, देयर टूल्स, सम अदर ऑब्जेक्ट्स, जो भी उनका रिमेनिंग पार्ट्स हैं, जो भी उनके रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स जो रह गए हैं, जो ज़मीन में आज गड़े हुए हमें मिलते हैं खुदाई के दौरान, ये सब कुछ आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज़ का ही हिस्सा माना जाता है। एंड क्योंकि एक्सकवेशन बहुत सारी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स को रोशनी में लेकर के आता है, इसी तरीके से फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट आता है मॉन्यूमेंट्स। अगर हम मॉन्यूमेंट्स के लिए बात करें कि मॉन्यूमेंट्स क्या है, जो उस टाइम की बिल्डिंग्स, केव्स, स्तूपास, टेम्पल्स, उनके जो रियून्स हैं, दैट मीन्स जो रिमेनिंग पार्ट जो उनका रह गया है थोड़ा बहुत, उनके बारे में जब हम उन सब चीज़ों को खुदाई के दौरान हमें जब ये सब चीज़ें मिलती हैं, तो ये एक हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस के बारे में हमें बताती हैं कि किस तरीके से जो सिविलाइजेशन थी, वो अपने आप को उन लोगों ने डेवलप किया, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को फ्लॉरिश किया। अगर हम स्तूपास के लिए बात करें, स्तूपा जो कि बारहट में है, और जो सांची का स्तूपा है, चाहे हम एलोरा और अजंता की केव्स के लिए हम बात करें, ये बहुत सारी ऐसी हमें रिलीजियन आर्ट के बारे में भी, उस टाइम की एंशिएंट इंडिया के बारे में हमें बताते हैं। अगर हम महाबलीपुरम के टेम्पल के लिए अगर हम बात करें, या फिर थंजावुर के लिए हम बात करें, ये सिर्फ एक वर्शिप का प्लेस नहीं है, ये कोई सिर्फ पूजा करने का प्लेस नहीं है, बल्कि हमें उस टाइम की सोशल और कल्चरल लाइफ के बारे में भी हमें एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं ये। अगर हम मोहनजोदारो के एक्सकवेशन के लिए बात करें, हड़प्पा के रिमेन्स की अगर हम बात करें, तो हमें पता चलता है कि जो ये इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी, करीब 5000 ईयर्स एगो फ्लॉरिश हुई थी। और जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, दैट इज़ अमेजिंग। इसके बारे में तो हम अलग से एक हमारा टॉपिक आएगा, जिसके बारे में हम बात करेंगे। आगे आता है हमारा इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो कि स्टोन, मेटल पर इंस्क्राइब्ड किए जाते हैं, जो इंस्क्राइब्ड हुए होते हैं। अब थाउजेंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन हमारे पास में हैं, चाहे वो रॉक है, पिलर्स हैं, मेटल प्लेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस हमें इंडिया में पाए गए हैं डिस्कवरी के दौरान, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के दौरान। अगर हम अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन के लिए बात करें, तो हड़प्पा का जो सील है, वो सबसे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन माना जाता है। आगे अशोका का जो रॉक इंस्क्रिप्शन है, वो अशोका के रिलीजियस बिलीफ के उस पर प्रकाश डालता है, उसके बारे में हमें बताता है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है हमें। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के लिए अगर हम बात करें, तो वो भी उसके एक समुद्रगुप्त के कैरेक्टर के बारे में, उसके कॉन्क्वेस्ट के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन हमें बता देता है वो। एंड जो इंस्क्रिप्शंस है, जो उदयगिरी का जो इंस्क्रिप्शन है, ये भी हमें एक बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमें देता है, जो कि राजा खरवेला ऑफ कलिंगा जो थे, उनके कन्क्वेस्ट के बारे में, उनके सक्सेशन के बारे में हमें बहुत ही बारीकी से हमें उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। अगर आगे हम बात करते हैं कॉइन्स। हम आज भी उन्हें देखते हैं।
बहुत सारे कॉइन्स हमने देखे हैं अपनी लाइफ में। अगर हम पुराने कॉइन्स के लिए बात करें तो बहुत सारे कॉइन्स आए और गए, जो कि सोने, चांदी, कॉपर, निकल, इन सब से बने हुए थे। अब कॉइन्स अगर हम आज के समय में भी देखते हैं तो कुछ ना कुछ उनके ऊपर फिगर और मार्क्स बने हुए होते हैं। एंड इसी तरीके से अगर हम पुराने कॉइन्स के लिए बात करते हैं तो उन पर भी कुछ ना कुछ या तो नेम या पोर्ट्रेट, उनके जो रूलर्स के पोर्ट्रेट जो उनको इशू करते थे, वो उनके ऊपर कुछ ना कुछ इंस्क्राइब्ड होता था। एंड अगर हम समुद्रगुप्त के कॉइन की अगर हम बात करें तो उस पर वो वीणा लेकर के अपना एक जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको लेकर के वो बैठे हुए हैं। एंड अगर हम हिज वॉरियर कैरेक्टर के लिए अगर हम उनके लिए बात करते हैं तो उनके बैटल के जो एक्स और जो टाइगर थे वो भी इंस्क्राइब्ड होते हैं, वो भी उनके ऊपर छपे हुए होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे जो कॉइन्स हैं एंशिएंट इंडिया में बहुत सारे हमें मिले हुए हैं। एंशिएंट इंडिया के काफ़ी सारे कॉइन्स हमें मिले हैं। आगे हम बात करते हैं अदर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के लिए, जिन्हें हम आर्टिफैक्ट्स भी बोलते हैं। अब अदर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमारे केव, पेंटिंग, बॉन्स, जो बॉन्स ऑफ पर्सन्स थे, एनिमल्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारी इंक्लूड होती हैं। उस टाइम के अगर कोई टॉयज़ हैं, वो स्टोन हैं, मेटल टूल्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारे अदर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में होती हैं। इन्हें हम आर्टिफैक्ट्स भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में जाना कि हमारी जो हिस्ट्री है क्यों हमें पढ़नी चाहिए, उसमें क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में हमने इसमें पढ़ा, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड जो अदर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं उनके बारे में भी पढ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।